नमस्कार। राजनीति के लिए घटनाएं होना जरूरी है, क्योंकि इन घटनाओं से समुद्र मंथन जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन से ही अमृत और विष निकलते हैं, और घटनाएं होती हैं, मंथन होता है, अमृत और विष निकलता है। तो किसी पार्टी के हिस्से में अमृत आता है और किसी पार्टी के हिस्से में विष आता है। जिनके हिस्से में अमृत आता है वो तो मौज में हो जाते हैं, पर जिनके हिस्से में विष आता है वो कहीं न कहीं इस विष का प्रयोग इन घटनाओं को कराने में लगाते हैं, ताकि उनकी पार्टी के लिए, उनकी राजनीति के लिए ये अमृत बनकर वापस उनकी ओर आए। अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हुआ। इस महाकुंभ में जो मंथन हुआ, उस मंथन में अमृत भी निकला, विष भी निकला। तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अमृत जो कुछ भी निकला वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी ले गई, विष विपक्ष के मत्थे आया। हालांकि कुंभ के दौरान ही कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले कुंभ को लेकर बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि कुंभ में जाकर गरीबी दूर नहीं होती। हालांकि किसी ने यह दावा नहीं किया था कि कुंभ में जाने से गरीबी दूर होती है। बहरहाल उस दिन हिंदू संगठन के कुछ नेताओं का कहना था कि अब निश्चित है इस कुंभ में कुछ ना कुछ घटना होकर रहेगी, क्योंकि अब इस पर नजर लग गई है। हालांकि इसे इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि घटना तो हुई, प्रयागराज में भगदड़ हुई, और इस भगदड़ में कुछ लोगों के मारे जाने की सूचना आ गई। और फिर तो इस कुंभ को लेकर चाहे ममता बनर्जी हो, जया बच्चन हो, खुद लालू प्रसाद यादव हो, अपने अपने तरीके से उन्होंने एक तरीके से कुंभ की आलोचना की, और विपक्ष के अन्य नेता समय समय पर इसमें कूदते रहे। क्योंकि उस समय लगातार ये माना जा रहा था कि इसमें जो भी अमृत और विष निकला, तो अमृत तो भारतीय जनता पार्टी ले गई, विपक्ष के मत्थे में विष आ गया है। अब इस विष को अमृत में कैसे बदला जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के लिए, उसके नेता अखिलेश यादव के लिए। हालांकि अखिलेश यादव पिछले दिनों से पीडीए की राजनीति करने का दावा कर रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पर उनका ये पीडीए का दांव उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हुई उपचुनाव में नहीं चला, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव हुए, इनमें से सिर्फ 2 पर ही समाजवादी पार्टी जीत पाई। खुद मिल्कीपुर पे समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जाहिर है समाजवादी पार्टी के लिए कुंभ से जो विष निकला था वो अपना असर दिखा रहा था। अब पूरी समाजवादी पार्टी, उसके नेता, करता धरता इसको लेकर टेंशन में थे कि इस विष को कहाँ उगला जाए, कहाँ फेंका जाए, ताकि ये अमृत बनकर वापस समाजवादी पार्टी की ओर मुड़े। अब समाजवादी पार्टी की ये मुश्किल आसान की समाजवादी पार्टी की एक नेता महाराष्ट्र के अबू आजमी ने, जिन्होंने औरंगजेब को लेकर बयान दिया। हालांकि औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया, शुरू में बातें हिंदू मुसलमान को लेकर हुई, जब आज की राजनीति में भारत देश में ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे कोई बड़ा अमृत समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मुस्लिम तो वैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ है, या कहिए देश की विपक्षी पार्टियों के साथ है, या जो भाजपा से लड़ता हुआ दिखाई देता है उसके साथ है। अभी तक का उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो तो यही कहता है। लेकिन इसी लड़ाई को आगे समाजवादी पार्टी का नेता ले गए, और फिर समाजवादी पार्टी में एक सूर्य बनकर उभर कर आए उत्तर प्रदेश के सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की मुश्किल आसान कर दी, क्योंकि उन्होंने संसद में राणा सांगा को गद्दार कह दिया। और चूंकि वो रामजी लाल सुमन दलित हैं और राणा सांगा को गद्दार कहा, अब जाहिर है जो विष उगला गया था अब ये मार्केट में पहुंचाया गया। इससे अमृत बनकर समाजवादी पार्टी की ओर आना चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार ये आशा कर रही थी। इसलिए
चाहे वो अबू आजमी की बात हो, चाहे रामजी लाल सुमन की बात हो, या ऐसे किसी अन्य नेता की बात हो, अखिलेश यादव ने कभी किसी नेता को इन बातों के लिए ना तो रोका ना टोका, बल्कि परोक्ष रूप से उनका समर्थन ही किया। यहाँ भी अखिलेश यादव ने उनका समर्थन ही किया, इसलिए रामजी लाल सुमन ने इसमें कभी कोई शर्म महसूस नहीं करी। और जैसा कि माना जाता है या माना जा रहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, कर्णी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर प्रदर्शन किया। अब कर्णी सेना वालों का ये भी दावा है कि जब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो रामजी लाल सुमन के घर से ईंट और पत्थर बरसाए गए, तो प्रतिक्रिया में उन्होंने भी कुछ ऐसा वैसा कर दिया। ये तो एक घटना की बात हो गई, पर बड़ी बात यह है कि अभी तक के चुनाव में लगातार ये देखा जा रहा था कि अखिलेश यादव लाख कोशिश करें, एम समीकरण तो उनके साथ रहता था, पर कहीं ना कहीं दलित उनसे नहीं जुड़ता था। दलित बेचारा या तो शुरू से समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहा, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, पर बहुजन समाज पार्टी के जैसे हालात आज की तारीख में हैं, तब दलित कहाँ जाए। कभी वो भाजपा की ओर टकटकी लगाए देखता है, कभी कांग्रेस की ओर टकटकी लगाए देखता है। थोड़ा बहुत हिस्सा तो समाजवादी पार्टी में आता है, पर वैसा नहीं आता कि वो जीत की ओर समाजवादी पार्टी को ले जाए। संविधान का नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान चल गया था, कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो उस समय जरूर इसका कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी के खेमे में गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर स्थायी तौर पर दलित समाजवादी पार्टी के साथ कभी नहीं रहा। कम से कम उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा के उपचुनाव में ये साफ देखा गया था। अब इस वर्ग को अपने पाले में कैसे लाया जाए, इसके लिए रामजी लाल सुमन ने अपनी कोशिशें की और कर्णी सेना ने उनके घर पर प्रदर्शन किया। अब राजनीति में जरूरी होता है, खासतौर से आज की राजनीति में, लोग समूह में बटे हों, गुटों में बटे हों, जातियों में बटे हों, धर्मों में बटे हों, क्योंकि कुंभ में ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है, सब एक रहे, वहां कोई ऊंचा नीचा नहीं था, कोई जातियों का बंधन नहीं था। तो जो कुंभ का जो तिलिस्म था उसे कहीं ना कहीं तोड़ा जाना था, उसे कहीं ना कहीं तोड़ना था। औरंगजेब के बयानों से तो ये टूटने वाला नहीं था, क्योंकि औरंगजेब के बयानों से तो हिंदू मुसलमान हो रहा था और ये कोई नई बात नहीं थी। नई बात तो पैदा की रामजी लाल सुमन ने। अब आज की राजनीति यही मांगती है, लोग लड़ें, चाहे समूहों के रूप में, चाहे गुटों के रूप में, चाहे जातियों के रूप में, और चाहे किसी अपने नेता के रूप में, किसी अपने राजा के रूप में। संपत्ति का नुकसान हो, लोग मरे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं से राजनीति चलती रहती है और नेता चलते रहते हैं, और जब नेता चलते हैं तो उनकी सत्ता बनी रहती है, और जब सत्ता बनी रहती है तो उनके पास ताकत बनी रहती है, और ये ताकत बनी रहती है तो वर्तमान तो क्या, उनकी आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए व्यवस्था भी बनी रहती है। खासतौर से मैं हजारों पीढ़ियों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 7 पीढ़ियों की बात की जाती थी, पर ये बातें अब पुरानी हो गई। आजकल के नेता बहुत सयाने हो गए हैं, वो अपने आने वाली 1000 पीढ़ियों तक की व्यवस्था करके चलते हैं। तो ये घटनाएं राजनीति के लिए जरूरी है, नेताओं के लिए जरूरी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में रामजी लाल सुमन के बयानों से जो घटना हुई, इससे समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया। तभी तो उसके नेता रामगोपाल यादव ने दावा किया कि सामंतवादी लोग दलित पर अत्याचार कर रहे हैं। पल्लवी पटेल जो लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से निकलकर एक दूसरा गुट बनाकर लोकसभा चुनाव में उतरी थी, वो भी अखिलेश यादव के समर्थन में रामजी लाल सुमन के समर्थन में उतर गए। यानी लड़ाई यहीं थमने वाली नहीं है, यह भी लंबी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, और ये वो राज्य है जहां अखिलेश यादव लगातार 2 बार से सत्ता तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और योगी आदित्यनाथ जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या लगातार तीसरी बार वो अपना जादू बरकरार रख पाएंगे? ये बहुत बड़े अच्छे प्रश्न उत्तर प्रदेश के लिए है, खासतौर से उस उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के सीधे मुकाबले में आती है, जो अपने पीडीए के नारे को बुलंद करती है और इस नारे को कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी इसकी काट ढूंढ रहे हैं, किसी और शब्दों में परिभाषित करके, जाति जनगणना की बात करके, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करके, उनके आरक्षण बढ़ाने की बात करके। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव के या पीडीए उनके ही अपने सहयोगी विपक्षियों के हमलों से कमजोर हो रहा था। इसमें कहीं दलित जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। रामजीलाल सुमन ने फिलहाल अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें आसान कर दी हैं। जो बिस समाजवादी पार्टी अपने लिए सोच रही थी, अब समाजवादी पार्टी ने इसे उगला है इस उम्मीद में कि ये अमृत बनकर उनके पास वापसी करेगा 2027 के विधानसभा चुनावों में। हालांकि 27 अभी दूर है, बीच में और कितनी घटनाएं होती हैं, इस बात की सूचना या इस बात की पुनरावृत्ति कितनी होगी, ये इसी बातों से लगाया जा सकता है कि इन बातों को रोकने के लिए या अबू आजमी ने जो बयान दी या रामजीलाल सुमन ने बयान दी है या ऐसा कोई नेता जो भी बयान देता है, इनको रोकने के लिए कोई बड़ा नेता कोई बयानबाजी नहीं करता है, कोई इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता है, उल्टा परोक्ष रूप से इन्हें समर्थन देता है। इसलिए ताकि उनकी नेतागिरी चलती रहे, राजनीति चलती रहे, उनकी सत्ता बनी रहे। जनता मरती है तो मरे, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो रुकते हैं आज यहीं, मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।